करेंगे जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में अभय तिवारी के एजेंट की तरह काम करने वाले सफल जेपीएससी अभ्यर्थी उमाकांत उरांव के साथ साथ 2 अन्य सफल अभ्यर्थी मनोज कुमार और रोशन केरकटा को सीआईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। सीआईडी ने अभय के साथ पहले से गिरफ्तार बुद्धेश्वर भगत, रमेश कुमार के बयान के आधार पर तीनों से पूछताछ कर रही है और तीनों की ओएमआर शीट में भी खामी मिली है। आपको बता दें कि जांच में यह भी पाया गया है कि सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थी के लिए अंतिम चरण के बदले 1 करोड़ रुपए और एसटी के लिए 80 लाख की दर तय की गई थी। पीटी पास करने पर 10 लाख का एडवांस और 11 अभ्यर्थियों से ही जो एडवांस है वो लिया गया था और इस तरह 1.10 करोड़ की वसूली हुई थी। उमाकांत के जरिए भी कुछ अभ्यर्थी को सेट किया गया था, जिसे लेकर के तीनों से पूछताछ की जा रही है। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीआईडी की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों से पूछताछ हो रही है। 5 दिन की रिमांड पर मनोज कुमार हैं, रोशन केरकटा भी सीआईडी की रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। जेपीएससी 14वीं की पीटी रिजल्ट गड़बड़ी मामले में सीआईडी की जांच लगातार जारी है और इस पूरे मामले में अब 3 आरोपियों को इस सीआईडी ने रिमांड पर लिया है, जिनसे कि पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इन 3 आरोपियों में उमाकांत उरांव और साथ ही मनोज कुमार और रोशन केरकेटा शामिल हैं। बता दें कि इन तीनों को रिमांड में बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार के बयान के आधार पर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। इसमें ओएमआर शीट में इन तीनों के ओएमआर शीट में भी गड़बड़ी पाई गई है। बता दें कि ये जो तीनों आरोपी हैं, इन्होंने जेपीएससी की 14वीं पीटी रिजल्ट परीक्षा जो है वो पास की थी और इन तीनों के ओएमआर शीट में जो है गड़बड़ी वो भी पाई गई थी। इस पूरे मामले में ये बातें सामने आई हैं कि पीटी पास करने पर 10 लाख का जो एडवांस है वो 11 अभ्यर्थियों से लिया गया था और करीब 1 करोड़ 10 लाख की वसूली हुई थी। उमाकांत के जरिए कुछ अभ्यर्थियों को भी सेट किया गया था, जिसे लेकर अब तीनों से पूछताछ हो रही है। तो देखना होगा कि ये किस तरह से ओएमआर शीट में जो है वो गड़बड़ियाँ की गई थी। कई क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो नहीं दिए गए, बावजूद इन लोगों की जो पास हैं वो हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब पूछताछ जो है वो सीआईडी के द्वारा की जा रही है। देखना होगा कि इस पूछताछ में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और कौन से लोग जो पर्दे के पीछे अब भी छुपे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। देखिए, झारखंड सरकार की ओर से जेपीएससी की 22 परीक्षा रद्द कर दी गई। 11वीं से 13वीं परीक्षा जो जेपीएससी की परीक्षा है वो रद्द किए जाने से नाराज अभ्यर्थी अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। रद्द की गई परीक्षा के सफल अभ्यर्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में 3 याचिका दाखिल की गई। याचिका दीपमाला, सोनम कुमारी और अन्य की ओर से दाखिल की गई है और इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को लेकर के भी सौरभ सिंह की ओर से पिटीशन दायर की गई। सभी दायर याचिका पर 20 अगस्त यानी कि आज सुनवाई होनी है। आपको यह भी बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से 22 नियुक्ति परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इन परीक्षा के सफल अभ्यर्थी में निराशा दिख रही है और वो इंसाफ के लिए हाईकोर्ट से अब गुहार लगा रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं बिहार की खबरों का। तो बिहार में ईओयू की बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी कि बीबीओएसई के उप निदेशक पर दबिश हुई है। अजय कुमार सिंह के ठिकाने पर रेड हुआ है। आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। आय से लगभग 90% अधिक संपत्ति का आरोप है। अजय के 3 ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। पटना के राजीव नगर और मीठापुर में छापेमारी चल रही है, तो बेगूसराय में पैतृक आवास पर भी छापेमारी चल रही है। बिहार में ईओयू की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बीबीओएसई के उप निदेशक पर दबिश हुआ है। अजय कुमार के ठिकाने पर दबिश दी गई है, रेड किया गया, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का उनके ऊपर आरोप है। 90% आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। 3 ठिकानों पर छापेमारी ईओयू की तरफ से की जा रही है।
चलिए खबर अब पटना से आपको बता दें। पटना के बिहटा में पूर्व सैनिकों से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। आईटी थाना क्षेत्र में पूर्व सैनिकों को जमीन बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। मामला सामने आने के बाद अम्हारा थाना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह ठगी किसी और ने नहीं बल्कि सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड नाम की एक संस्था ने की है और इन्हीं के ऊपर यह आरोप लगा है, जिसके अध्यक्ष खुद कीर्ति चक्र से सम्मानित रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा और कैप्टन अर्जुन कुमार हैं। पीड़ित पूर्व सैनिक राघवेंद्र कुमार की शिकायत पर जांच में ठगी के मामले को सही पाया गया और दोनों आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी फिलहाल की जा रही है। पीड़ितों का यह आरोप है कि पूर्व सैनिकों को दूसरे की जमीन दिखा करके कथित तौर पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है, जिसमें करोड़ों की जमीन और पैसे का फर्जी वाड़ा किया गया। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड एक एनजीओ है जिसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा है एवं ऑनररी कैप्टन अर्जुन कुमार सिंह उसमें उनके पार्टनर हैं। उनके द्वारा 69 लोगों को, जो सभी पूर्व सैनिक हैं, उनको जमीन देने के नाम पर फर्जी तरीके से जमीन दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। कांड का अनुसंधान चल रहा है और कांड को अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में सत्य पाया गया है एवं उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। और देखिए ठगी की एक और बड़ी खबर भागलपुर से सामने आई है। यहां भी एक बार फिर से खाकी पर दाग लगा है। पटना में एसआई के पद पर तैनात मनोज वर्मा पर आरोप यह लगा है कि उसने सीआईडी का फर्जी डीएसपी बन करके 10 से ज्यादा लोगों से लाखों की ठगी की है। मामला सामने आने के बाद वो फरार हो गया। भागलपुर पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई अब तेज कर दी है। देखिए शातिर एसआई मनोज वर्मा पर आरोप यह भी है कि उसने किसी को प्रमोशन दिलाने, किसी को केस मैनेज कराने और नौकरी दिलाने के नाम पर 10 से ज्यादा लोगों से लाखों की ठगी की है। कोर्ट में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ केस दिख रहे वकील राजीव सिंह का यह कहना भी है कि भागलपुर पुलिस ने इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अब ऐसे में डीजीपी से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित कई अधिकारियों को कार्रवाई के लिए आवेदन दे दिया गया है। तो वहीं भागलपुर एसएसपी ने यह भी कहा है कि बांका और भागलपुर में आरोपी मनोज वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई और गिरफ्तारी नहीं होने पर उसके घर की कुर्की भी की जाएगी। डीएसपी बन के ये अपने आप को घूमते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सिर्फ बिहार पुलिस में इनकी नौकरी 89 में 89 में ये सिपाही पद पर नियुक्त हुए थे। इनकी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है और अभी जो फरार चल रहे हैं, क्योंकि इनको पत्नी को भी पता नहीं है, जो सुषमा में इनको पत्नी है, ये भी इनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिए हैं। इनको भरण पोषण का भी मुकदमा चल रहा है और माननीय न्यायालय नेहा कुमारी के न्यायालय में भी इनके विरुद्ध 490 का केस चल रहा है। ये अभी पुलिस से भी बाहर चले हुए हैं और न्यायालय से भी बाहर हैं। ये अपने आप को जो है जो पता चला है कि स्पेशल ब्रांच या किसका डीएसपी बताता था, हालांकि ये गलत है। पहले वो स्पेशल ब्रांच में जिस डिपार्टमेंट में काम किया है उसका नौकरी सत्यापन कर रहे हैं। वर्तमान में ये पटना पुलिस में किसी कार्यालय में जो है डाकिए का कार्य करता है, जो कि जो डाक वगैरह होता है उसको लेके जाता है और यह संभवतः एएसआई वगैरह के पद पे है और इसको हम लोग सत्यापित भी किए हैं और जल्द से जल्द इसका जो है या तो गिरफ्तारी करेंगे, नहीं तो आगे हम लोग वारंट और इश्तिहार और कुर्की की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करके जो विधिक कार्रवाई है उसको संपन्न करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम विवाद पर सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस का बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए कांग्रेस ने वंदे मातरम के शुरुआत के 2 पैराग्राफ ही गाने का फैसला लिया। अब ऐसे में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस ने 1937 के प्रस्ताव के मुताबिक पूरा वंदे मातरम नहीं गाने का ऐलान किया। कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम ना गाने के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का कानून भी बन चुका है। वंदे मातरम किसी पार्टी धर्म का गीत नहीं है, ये राष्ट्रीय गीत है, सबको पालन इसका करना चाहिए। तो कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। वो जबरदस्ती मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वंदे मातरम की इतिहास सबको पता है। वंदे मातरम हमारे बंगाल की धरती से पैदा हुए थे। बंग भंग जब आंदोलन हो रहे थे उस समय की ये वंदे मातरम की नारा थी, हमारा स्लोगान थी। 1937 का रेजोल्यूशन
महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. Only two paragraphs? First two chance था. नहीं, वंदे मातरम का तो अब कानून भी बन चुका है और वंदे मातरम किसी पार्टी का, किसी धर्म का गीत तो है नहीं, ये तो राष्ट्रीय गीत है, सबको पालन करना चाहिए और वंदे मातरम का महत्व को डिबेट, डिस्कशन और इस तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहिए, सबको वंदे मातरम गाना चाहिए। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस के फैसले पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नितिन नवीन ने दरअसल एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने अपने अपमान को अब तक एक प्रस्ताव की शक्ल दी है। उनका आरोप यह भी है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैराग्राफ गाने का फैसला उसी विवाद को नीति बनाने जैसा है, जिसे कुछ दिन पहले संयोग बता करके टाल दिया गया था। नितिन नवीन ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए नई मुस्लिम लीग तक करार दिया। तो नितिन नवीन के इस पोस्ट को आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और कांग्रेस पे करारा हमला बोला है। वंदे मातरम पर कांग्रेस को बीजेपी अध्यक्ष ने घेरा। तो देखिए, इधर कांग्रेस की इस रवैये पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का ये रवैया ये बताता है कि वो खुद को देश और संविधान से ऊपर मानती है और अपनी पार्टी के प्रस्ताव को संविधान से ऊपर रखती है। और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव? जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। देखिए, मोदी सरकार छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद बढ़ाने के लिए एक नई और बड़े स्तर पर पहल करके काम कर रही है। दरअसल सरकार वन डे वन यूनिवर्सिटी नाम से एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है और इसकी तैयारी में भी सरकार जुट चुकी है। और इसके तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री देश के किसी यूनिवर्सिटी का दौरा कर छात्रों से सीधे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का मकसद छात्रों की समस्याओं, चिंताओं और सुझावों को सीधे सुनना होगा। मंत्री कैंपस में छात्रों के साथ देश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि युवा किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरकार की ये पहल ऐसे समय पर सामने आई है जब नीट पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर के छात्रों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की नाराजगी के बीच सरकार का ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, बिहार को केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामले की समिति ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। करीब 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 3,590 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक का ये 4 लेन कॉरिडोर बिहार की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार को केंद्र की बड़ी सौगात। बिहार में बनेगा सुपरफास्ट हाईवे। मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक 4 लेन कॉरिडोर। देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। अब बिहार को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में एक नया हाईवे बनाया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। करीब 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 3,590 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बताता हूँ, बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरे बिहार के लिए एक बहुत मेजर लाइफलाइन बन रहा है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम देखें, नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी, जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में, और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। इस हाईवे के बनने से मुजफ्फरपुर से भारत नेपाल सीमा के पास सोनबरसा तक सफर आसान और तेज होगा। मुजफ्फरपुर, मुकेशदपुर, रुन्नीसैदपुर, थुम्बा, जुर्मा, भुतही और सोनबरसा जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय घटेगा, ईंधन की बचत होगी, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और बिहार में कारोबार के साथ ही रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हाईवे को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के हिसाब से बनाया जाएगा, यानी हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। हाईवे पर बीच में सीधे कट या क्रॉसिंग नहीं होगी, जिससे सफर ज्यादा सुरक्षित और तेज होगा। प्रोजेक्ट में 7 बड़े पुल, 3 रेलवे ओवरब्रिज और 2 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। यह सड़क ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH27, NH31 और NH122 के जरिए बरौनी इंडस्ट्रियल जोन और गंगा नदी के लॉजिस्टिक्स हब से सीधे जुड़ जाएंगे। सदानीरा बागमती नदी पर 340 मीटर लंबा मेजर ब्रिज बनाया जाएगा। इस सड़क से नेपाल सीमा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच यात्री और माल ढुलाई आसान होगी। साथ ही उद्योग, कृषि और व्यापार को भी फायदा मिलेगा। इस हाईवे से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को नए पंख लगेंगे। हाईवे से बौद्ध सर्किट, पुनौरा धाम और माता जानकी से जुड़े धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस 4 लेन परियोजना के पूरा होने से न केवल उत्तर बिहार के कई जिलों में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि भारत नेपाल सीमा तक यात्रियों और माल ढुलाई की आवाजाही पहले से कहीं अधिक तेज और सुरक्षित भी हो जाएगी। इसके अलावा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत यह प्रोजेक्ट बिहार के 5 इकोनॉमिक नोड्स, 4 सोशल नोड्स और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों जैसे लॉजिस्टिक नोड्स को भी जोड़ेगा। इससे स्थानीय किसानों के कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों की सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक का ये 4 लेन कॉरिडोर बिहार की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से रवि सिंह की रिपोर्ट। खबर अब शेखपुरा से आपको बताते हैं। शेखपुरा में पीएम हर घर सूर्य योजना को लेकर के जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान अब तेज कर दी है। लोगों को घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि योजना में अब बदलाव किया गया है और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी अनुदान दे रही है। संयुक्त अनुदान से घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना लोगों के लिए आसान होगा। प्रशासन का यह भी कहना है कि सोलर सिस्टम से बिजली के बढ़ते खर्च से राहत मिलेगी और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। अब ऐसे में प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से योजना का लाभ उठाने और अपने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की अपील की है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। बचत को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जो योजना है, प्रधानमंत्री घर सूर्य मुफ्त योजना, उसके तहत सोलर लगाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सोलर, जिला प्रशासन का इसमें भी सहभागिता काफ़ी बेहतर देखा जा रहा है। आपको बता दें, भी शेखपुरा जिला के लगभग 10 पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जो मॉडल सोलर विलेज के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। कहा दे रही है 1 किलोवाट तक ये सब्सिडी की राशि होगी 10,000 रुपये। 2 किलोवाट तक बिहार सरकार के द्वारा दे राशि, जो ऑन एंड अबव केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान मिल रहा है उसके ऊपर मिलेगा, वो 20,000 रुपये। और 3 किलोवाट एवं उससे अधिक
20,000 रुपए की सब्सिडी बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी। तो अगर आज के डेट में देखें तो अगर 1 किलोवाट का कोई अगर सोलर इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उनको कुल अनुदान की राशि 40,000, 2 किलोवाट तक 80,000 और 3 किलोवाट तक का अगर लगाते 3 किलोवाट और उसके ऊपर का तो उसमें 98,000 रुपए तक की अनुदान की राशि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त रूप से दी जाएगी। जैसा कि हम लोग मेंटेन किए हुए हैं कि पीएम सूर्यघर बिजली योजना है, यह न केवल आपके बिजली बिल को कम करेगा, बाकी जो आने वाले फ्यूचर में हम लोग को सस्टेनेबल फ्यूचर देना है आने वाली पीढ़ियों को, उस दिशा में भी आपकी भूमिका को अंडरलाइन करता है। तो मेरे सभी शेखपुरा वासियों से पुनः अनुरोध रहेगा कि सरकार के इस नए कदम का भरपूर लाभ उठाएं। अब आपको जो राशि आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होती है वो काफी घट जाएगी और इसके लिए जो लोन होता है संबंधित बैंक से काफी लो रेट्स पे हम लोग लोन भी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके ये इंश्योर करवा रहे हैं कि लोन की जो प्राप्ति हो वो भी आपको कुछ चंद दिनों में हो जाए और इसमें कहीं पर कोई बाधा नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वेंडर्स, बचत और खपत की बात हो रही है, इसमें भी कभी काफी सुविधा मिलने की उम्मीद कई जताई जा रही है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने एक सकारात्मक प्रयास किया है, इसमें आम लोगों की सहभागिता की जरूरत है ताकि जो केंद्र सरकार की जो परियोजना योजना है वो सफल हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। चलिए इसी बीच देखिए बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवलपुर में ग्रामीणों की भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया। नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में गिरफ्तार महिला को छुड़ाने के लिए हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक 15 से 20 लोग जबरन थाने के ओडी कक्ष में घुस गए और ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे, गाली गलौज और मारपीट करने लगे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 5 जनवरी को नवलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था और इस मामले में किरण देवी को मंगलवार को चनपटिया थाना क्षेत्र के केतवलिया गांव से नवलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये तस्वीर भी आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से लोगों में ये मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। और सिवान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। करंट लगने से 3 लोग झुलस गए हैं। मां, बेटा और बेटी को करंट लगा है। करंट लगने से बेटी की मौत हो गई। मां और बेटा गंभीर रूप से झुलसे हैं। फैन का कनेक्शन करने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। गोरिया कोठी के करपलिया की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सिवान से आपको बता रहे हैं। करंट लगने से 3 लोग झुलस गए हैं। मां, बेटा और बेटी करंट लगने से झुलस गए, जिसमें कि बेटी की मौत हो गई है। मां और बेटा गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। और चलिए खबर में अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि मेले में विवाद के बाद चाकूबाजी, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोतिहारी से, जहां मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के महादेवा स्थान के समीप लगे मेले को लेकर के ये बड़ी खबर है। इसी बीच एक बड़ी खबर दानापुर से भी आ रही है, जहां रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी का मामला सामने आया। दानापुर डीआरएम कार्यालय में रेलवे भर्ती के नाम पर फर्जी फॉर्म भरवाने जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ और रेलवे के वेलफेयर इंस्पेक्टर ने जांच की तो पूरा मामला फर्जी निकला। कार्रवाई करते हुए खगौल थाना पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 18 अगस्त को आरपीएफ को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद रेलवे के वेलफेयर इंस्पेक्टर के साथ टीम ने मौके पर जांच की। जांच में रेलवे भर्ती से जुड़े बताए जा रहे फॉर्म फर्जी पाए गए, जिसके बाद दिव्या कुमारी और मणिशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ फॉर्म भरा जा रहा था, इसी क्रम में वहाँ के जो स्टाफ थे उसको जो पकड़ा गया। जांच में ये बात प्रकाश में है कि वहाँ कोई भर्ती या किसी टाइप का कोई नियुक्ति से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसी को लेकर के सत्यापन के पश्चात वहाँ के कर्मी के द्वारा लिखित रूप से प्रतिवेदन दिया गया, जिसके आलोक में खगौल थाना कांड संख्या 424/26 रजिस्टर किया गया है और दोनों को गिरफ्तार करते हुए विधिवत कार्रवाई की जाए।